नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर, जहां हम आपके लिए बेहतरीन किताबों के सारांश लाते हैं, वो भी आपकी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारी रोजमर्रा की सोच और फैसलों को समझने में मदद करती है। ये किताब है प्रेडिक्टेबली इरेशनल, जिसे लिखा है प्रसिद्ध व्यवहारिक अर्थशास्त्री डैन एरिली ने। डैन एरिली का नाम व्यवहारिक अर्थशास्त्र बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बड़े सम्मान से लिया जाता है। वे न केवल एक प्रोफेसर हैं, बल्कि वे उन जटिल विषयों को भी सरल और रोचक तरीके से समझाने में माहिर हैं, जिनका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। उनका शोध ये बताता है कि लोग अक्सर अपने फैसले तर्कसंगत, रैशनल तरीके से नहीं लेते, बल्कि भावनाओं और आदतों से प्रेरित होकर करते हैं। डैन एरिली ने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया। एक दर्दनाक दुर्घटना के बाद उन्होंने लंबे समय तक अस्पताल में इलाज करवाया। इस दौरान उन्होंने मानव व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बारीकी से समझा। यही अनुभव उनके लेखन और शोध का आधार बना। ये किताब हमारे सोचने और फैसले लेने की प्रक्रिया के बारे में है। अक्सर हम मानते हैं कि हम हर फैसला तर्क और लॉजिक के आधार पर लेते हैं, लेकिन डैन एरिली ने यह दिखाया है कि हमारी सोच और निर्णय अक्सर भावनाओं, आदतों और सामाजिक प्रभावों से प्रभावित होते हैं। इस किताब में लेखक ने कई रोचक प्रयोगों और कहानियों के माध्यम से यह बताया है कि क्यों हम उन चीजों को खरीदते हैं जो हमें जरूरी नहीं होती, क्यों हम मुफ्त चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, और क्यों हमारी प्राथमिकताएं हमेशा तर्कसंगत नहीं होती। मुफ्त चीजों के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण। मानव स्वभाव है कि हम मुफ्त, फ्री चीजों की तरफ आसानी से खिंच जाते हैं। यह न केवल एक आर्थिक निर्णय है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हमें कोई चीज मुफ्त में मिलती है, तो उसका मूल्य हमारे दिमाग में अचानक बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया इतनी ताकतवर होती है कि हम तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। मॉल में जब किसी दुकान पर मुफ्त नमूने, फ्री सैंपल्स देने की घोषणा होती है, तो लोग बड़ी उत्सुकता से लाइन में खड़े हो जाते हैं, भले ही वो चीज उनके लिए खास मायने न रखती हो। रीना एक मॉल में खरीदारी कर रही थी। उसने देखा कि एक स्टॉल पर चॉकलेट के मुफ्त नमूने बांटे जा रहे हैं। चॉकलेट खाने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी वो लाइन में खड़ी हो गई। बाद में उसने सोचा, मैंने 15 मिनट लाइन में बर्बाद किए, लेकिन चॉकलेट तो मुझे खाने का मन ही नहीं था। मुफ्त चीजों का लालच हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी मौके को गंवा रहे हैं, भले ही वो हमारे लिए उपयोगी न हो। डैन एरिली ने अपनी किताब प्रेडिक्टेबली इरेशनल में एक प्रयोग का वर्णन किया है। एक सुपरमार्केट में 2 विकल्प दिए गए, एक प्रीमियम चॉकलेट 10 रुपए में, एक साधारण चॉकलेट मुफ्त में। ज्यादातर लोगों ने साधारण चॉकलेट चुनी, जबकि प्रीमियम चॉकलेट की गुणवत्ता और स्वाद बेहतर था। क्यों? जब कोई चीज मुफ्त होती है, तो हमें लगता है कि हम कुछ खोने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। मुफ्त चीजें तर्कसंगत सोच को कमजोर कर देती है। एक बार एक मोबाइल ऐप ने अपने उपयोगकर्ताओं को मुफ्त ट्रायल देने का ऑफर दिया। 30 दिनों तक सेवा मुफ्त थी, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाता था। अजय ने सोचा, 30 दिन बाद मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, लेकिन 30 दिन बाद वो भूल गया और उसका सब्सक्रिप्शन चालू हो गया। इस तरह उसने वो सेवा लेनी शुरू कर दी जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। मुफ्त चीजें अक्सर हमें उन उत्पादों और सेवाओं में उलझा देती है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। सुमित ने एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर एक मुफ्त डिलीवरी का ऑफर देखा। ऑफर यह था कि यदि वो 500 रुपए से ऊपर की खरीदारी करता है, तो डिलीवरी मुफ्त होगी। उसने 300 रुपए का सामान पहले ही चुना था, लेकिन मुफ्त डिलीवरी पाने के लिए उसने 200 रुपए का गैर जरूरी सामान और जोड़ लिया। नतीजा, उसने 200 रुपए का सामान लिया जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, सिर्फ 50 रुपए की डिलीवरी बचाने के लिए। मुफ्त डिलीवरी के लालच में सुमित ने गैर जरूरी खर्च कर डाला। हर बार खुद से पूछें, क्या मुझे वास्तव में यह चाहिए
मुफ्त चीजों को उन चीजों से न जोड़े जिनकी कीमत है। मुफ्त का लाभ उठाने के बाद के परिणामों पर विचार करें। मुफ्त चीजों का जादू हमें तुरंत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। ये एक ऐसी भावना है जो तर्क और लॉजिक को पीछे छोड़ देती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि मुफ्त का मतलब हमेशा लाभ नहीं होता। यदि हम अपने फैसलों को तर्कसंगत बनाए रखना चाहते हैं तो हमें मुफ्त चीजों के लालच से सावधान रहना होगा। क्या आप भी मुफ्त चीजों के जाल में फंसे हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुलना करते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी स्थिति, जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन जब ये तुलना हमारी खुशी, संतोष और निर्णय लेने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो इसे तुलना का जाल कहा जाता है। डैन एरियली की पुस्तक प्रेडिक्टेबली इरेशनल इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे हमारी तुलना करने की प्रवृत्ति अक्सर तर्कहीन और नुकसानदायक निर्णयों की ओर ले जाती है। हमारी तुलना की प्रक्रिया हमेशा एक संदर्भ बिंदु पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, जब हम एक घर, कार या स्मार्टफोन खरीदने का विचार करते हैं तो हम अन्य विकल्पों की तुलना करके निर्णय लेते हैं। यह प्रक्रिया उपयोगी हो सकती है, लेकिन कई बार यह हमारी मूलभूत जरूरतों से हटाकर हमें अनावश्यक खर्च और असंतोष की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति को एक 5 लाख की कार पसंद है, लेकिन जब वो शोरूम में जाता है तो उसे बताया जाता है कि एक 7 लाख की कार में और भी बेहतर फीचर्स हैं। उसकी तुलना की प्रवृत्ति उसे 7 लाख की कार खरीदने के लिए प्रेरित करती है, भले ही वो उसके बजट से बाहर हो। नीलम ने हाल ही में एक स्मार्टफोन खरीदने का विचार किया। उसने 20,000 रुपए के बजट में एक मॉडल चुना, लेकिन जब उसने अपने दोस्त का 40,000 रुपए वाला फोन देखा तो उसे लगा कि उसका फोन कमतर है। नीलम ने अपनी योजना बदली और 40,000 रुपए का फोन खरीद लिया। हालांकि वो उससे मिलने वाले फीचर्स का पूरा उपयोग नहीं करती। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे तुलना से लोग अपने मूलभूत निर्णय बदल देते हैं। अनीता अपने जीवन से खुश थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उसने अपनी सहेलियों की विदेश यात्राओं और महंगे रेस्तरां में डिनर की तस्वीरें देखी। अचानक उसे लगा कि उसकी जिंदगी सामान्य और उबाऊ है। यह भावना केवल सोशल मीडिया पर आधारित तुलना के कारण आई, जबकि उसकी जिंदगी पहले भी खुशहाल थी। राजेश को अपनी नौकरी में सुकून था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके सहकर्मी को बेहतर प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिली है तो उसे अपनी नौकरी कमतर लगने लगी। यह तुलना उसके आत्मविश्वास को कम कर रही थी, जबकि वो पहले अपने काम में संतुष्ट था। ये समझे कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है। अपने निर्णय अपनी जरूरतों और मूल्यों पर आधारित करें, न कि दूसरों की उपलब्धियों या चीजों पर। आपके पास जो है उसके लिए आभारी रहें। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेष होता है और ये नजरिया संतोष की भावना बढ़ाता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चीजें अक्सर वास्तविकता से अलग होती है। वहां दिखने वाले जीवन के आकर्षक पहलू पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। इसे अपने निर्णयों और भावनाओं को प्रभावित न करने दें। तुलना के आधार पर लिए गए फैसले अक्सर तात्कालिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए दीर्घकालिक लाभों को ध्यान में रखें। तुलना की प्रक्रिया हमें प्रोत्साहित कर सकती है, लेकिन इसका जाल हमें असंतोष और गलत निर्णयों की ओर भी धकेल सकता है। जब तक हम अपने संदर्भ बिंदु को समझदारी से नहीं चुनते, तब तक हम अपनी खुशी और मानसिक शांति को दांव पर लगा सकते हैं। तुलना का जाल ये सिखाता है कि जीवन में सच्चा संतोष दूसरों की अपेक्षाओं और चीजों से नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं और उपलब्धियों से आता है। हम सभी अपनी चीजों को विशेष महत्व देते हैं, चाहे वे चीजें दूसरों के लिए उतनी मूल्यवान क्यों न हो। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। डैन एरियली की पुस्तक प्रेडिक्टेबली इरेशनल इस बात पर गहराई से चर्चा करती है कि क्यों हम अपनी चीजों की कीमत दूसरों से ज्यादा आंकते हैं और समय के साथ हमारी इच्छाओं में कैसे बदलाव आता है। ये प्रभाव हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया
और हमारे व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। एंडाउमेंट इफेक्ट एक ऐसी मानसिकता है जिसमें हम किसी वस्तु को अपनी संपत्ति बनते ही उसकी कीमत अधिक आंकने लगते हैं। ये केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, ये भावनात्मक जुड़ाव, समय और यहां तक कि हमारी यादों पर भी लागू होता है। मान लीजिए कि आपको एक साधारण कप मिलता है जिसकी बाजार में कीमत 100 रुपए है, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि इसे बेच दें तो आप 200 रुपए या उससे अधिक मांग सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कप अब आपकी संपत्ति बन चुका है और आपके लिए इसका मूल्य दूसरों की तुलना में ज्यादा हो गया है। जैसे ही कोई वस्तु हमारी हो जाती है, हमारा उससे जुड़ाव बढ़ जाता है। हम उस वस्तु से जुड़ी अपनी भावनाओं, यादों और संभावनाओं को उसमें शामिल कर लेते हैं। हमारी मानसिकता हानि को लाभ की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानती है। इसलिए जो चीज हमारी हो जाती है उसे खोने का विचार हमें बेचैन कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारी इच्छाएं और पसंद बदलती रहती है, लेकिन जो चीजें हमारी हो चुकी है हम उनके प्रति अधिक भावुक हो जाते हैं, भले ही वे अब हमारे लिए व्यावहारिक न हो। राजू के पास एक पुरानी घड़ी थी जो खराब हो चुकी थी और किसी काम की नहीं थी। जब उसके दोस्तों ने उसे इसे बेचने की सलाह दी तो उसने कहा कि वो इसे 5,000 रुपए से कम में नहीं बेचेगा। हालांकि बाजार में उसकी कीमत 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं थी। राजू का यह भाव उस घड़ी से जुड़ी यादों और स्वामित्व की भावना का उदाहरण है। रीमा ने अपना फ्लैट बेचने का निर्णय लिया। उसने इसकी कीमत 50 लाख रुपए तय की, जबकि बाजार मूल्य 40 लाख रुपए था। जब खरीदारों ने कम कीमत की पेशकश की तो रीमा ने बेचने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि उसके फ्लैट का मूल्य ज्यादा है क्योंकि वो उसमें कई सालों से रह रही थी और इससे उसकी भावनाएं जुड़ी थी। एक बच्चे ने एक साधारण पत्थर को खास मान लिया क्योंकि उसने उसे खेलते समय पाया था। जब उसके दोस्त ने पत्थर मांगा तो बच्चे ने उसे देने से इनकार कर दिया। उस पत्थर का मूल्य केवल उस बच्चे के लिए था, जो एंडाउमेंट इफेक्ट का प्रतीक है। हमारी इच्छाएं और जरूरतें समय के साथ बदलती रहती हैं, फिर भी हम पुरानी चीजों से अलग होना मुश्किल पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक पुराना फोन जिसे हमने कभी बड़े चाव से खरीदा था अब काम का नहीं रहा, लेकिन उसे बेचना या छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि जो आज हमारे पास है वही हमें भविष्य में भी चाहिए होगा, लेकिन समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदलती है। ये गलत धारणा अक्सर हमें पुराने सामान या रिश्तों से चिपके रहने पर मजबूर करती है। किसी वस्तु या निर्णय का मूल्यांकन करें जैसे वो आपकी संपत्ति न हो। सोचें कि अगर ये चीज आपकी न होती तो आप इसे कितने में खरीदते। समझे कि भौतिक वस्तुएं स्थायी नहीं है, वे केवल सुविधाएं प्रदान करती हैं, भावनाएं नहीं। ये विचार करें कि आपकी संपत्ति से आपको कितना वास्तविक लाभ मिल रहा है और क्या उसे रखना व्यावहारिक है। अपनी बदलती जरूरतों और इच्छाओं को पहचानें और उनके अनुसार निर्णय लें। एंडाउमेंट इफेक्ट हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। ये हमें सोचने और निर्णय लेने में तर्कहीन बना सकता है, लेकिन जब हम इसे पहचान लेते हैं और समझदारी से इसका सामना करते हैं तो हम अधिक व्यावहारिक और संतुलित जीवन जी सकते हैं। डैन एरियली की ये अवधारणा हमें सिखाती है कि स्वामित्व केवल एक मानसिकता है और हमारी खुशी का आधार नहीं। देरी या टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हम महत्वपूर्ण कार्यों को जानबूझकर बाद के लिए टालते रहते हैं। इसका परिणाम होता है कार्य अधूरा रह जाना, तनाव बढ़ना और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों से दूर हो जाना। डैन एरियली की किताब प्रेडिक्टेबली इरेशनल में बताया गया है कि कैसे टालमटोल और आत्मनुशासन का अभाव हमारी निर्णय क्षमता को कमजोर करता है और हमें बार बार असफलता की ओर ले जाता है। हमारा मस्तिष्क त्वरित संतोष, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को पसंद करता है। जब कोई काम मुश्किल या उबाऊ लगता है तो हम उसे टालने का बहाना ढूंढते हैं और कुछ आसान या मजेदार कामों में लग जाते हैं। हम इसे कई लोग आज का काम कल पर इसलिए टालते हैं
क्योंकि वर्तमान में कुछ आसान और मजेदार चीजें ज्यादा आकर्षक लगती है, जैसे पढ़ाई के बजाय सोशल मीडिया पर समय बिताना, व्यायाम के बजाय टीवी देखना, बचत के बजाय खरीदारी करना। हम ये मान लेते हैं कि भविष्य में हमारे पास अधिक समय या ऊर्जा होगी, लेकिन ये केवल हमारी सोच का भ्रम है। परिणाम स्वरूप समय खत्म होने पर हमें तनाव और पछतावा होता है। जो काम समय पर होना चाहिए वो टालने की वजह से अधूरा रह जाता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी को लगातार टालता है और आखिरी दिन पढ़ाई करता है, जिससे उसका प्रदर्शन खराब हो जाता है। टाल-मटोल से समय पर काम पूरा न होने का तनाव बढ़ता है। ये तनाव धीरे धीरे चिंता, एंजाइटी और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट में बदल सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सेहत सुधारने के लिए रोज व्यायाम करने का लक्ष्य बनाता है, लेकिन इसे रोज टालता रहता है, तो वो अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाता। अमन ने परीक्षा की तैयारी के लिए 1 महीने पहले से योजना बनाई, लेकिन हर दिन वो सोचता, कल से शुरू करूंगा। वो समय सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ बिताता रहा। जब परीक्षा के 2 दिन बचे तो उसने तैयारी शुरू की, लेकिन तनाव और समय की कमी के कारण अच्छे अंक नहीं ला सका। रीमा ने नया साल शुरू होते ही रोज सुबह योग करने का निर्णय लिया। पहले दिन उसने अलार्म बंद कर दिया और सोचा कि कल से शुरुआत करूंगी। ये सिलसिला हफ्तों तक चला और साल खत्म होते होते उसने एक भी दिन योग नहीं किया। रोहन ने सोचा कि वो अपने व्यवसाय की वेबसाइट पर सुधार करेगा, लेकिन हर बार उसे टालता रहा। परिणाम स्वरूप उसकी वेबसाइट पुरानी और कम प्रभावी लगने लगी और उसने कई संभावित ग्राहकों को खो दिया। बड़े कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटे। जैसे अगर आपको किताब पढ़नी है तो रोज 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य बनाएं। जो भी काम महत्वपूर्ण है उसे तुरंत करने की आदत डालें। कल का विचार आपको आलसी बना सकता है। आत्मानुशासन विकसित करने के लिए अपनी आदतों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, सुबह की शुरुआत सही कामों से करें और खुद को पुरस्कृत करें। हर काम की एक निश्चित समय सीमा तय करें। बिना डेडलाइन के काम करना टाल-मटोल को बढ़ावा देता है। पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करें और बाद में बाकी कार्य। उदाहरण के लिए, पढ़ाई या काम को पहले रखें और आराम या मनोरंजन को बाद में। टाल-मटोल से बचकर और अनुशासन अपनाकर आप अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कल्पना करें कि आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए रोजाना व्यायाम करने का निर्णय लेते हैं। शुरू में यह मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है और आप स्वस्थ और खुशहाल महसूस करते हैं। टाल-मटोल और आत्म अनुशासन का अभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन अगर हम इसे पहचानें और सही रणनीतियों को अपनाएं तो हम इसे हरा सकते हैं। डैन एरियली की प्रेडिक्टेबली इरेशनल हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच में छोटी छोटी आदतें और बदलाव हमारी उत्पादकता, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। सामाजिक मानदंड, सोशल नॉर्म्स, हमारे समाज के अनकहे नियम और अपेक्षाएं जो ये तय करती है कि किसी स्थिति में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये मानदंड हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, चाहे हम उन्हें जानबूझकर माने या अनजाने में। डैन एरियली ने प्रेडिक्टेबली इरेशनल में दिखाया है कि हमारे निर्णय और क्रियाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बजाय अक्सर सामाजिक मानदंडों के अधीन होती है। सामाजिक मानदंड वे नियम हैं जो एक समाज के लोग अनौपचारिक रूप से अपनाते हैं। ये मानदंड हर जगह मौजूद होते हैं, जैसे कैसे बात करनी है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, सार्वजनिक स्थानों पर कैसे पेश आना है। अगर कोई व्यक्ति कतार तोड़कर सीधे बस में चढ़ने की कोशिश करता है तो अन्य लोग उसे घूरने लगते हैं या उसे टोकते हैं। ये सामाजिक मानदंड है कि कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें। ऑफिस में सहकर्मियों से पेशेवर और सम्मानजनक व्यवहार करना एक सामाजिक मानदंड है। सामाजिक मानदंड अक्सर हमारे व्यवहार को बेहतर बनाते हैं।
और समाज में सामंजस्य बनाए रखते हैं। उदाहरण, सड़क पर कचरा न फेंकना, दूसरों की मदद करना। कभी कभी सामाजिक मानदंड हमें अनावश्यक दबाव में डाल सकते हैं या गलत दिशा में ले जा सकते हैं। उदाहरण, दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदना, किसी समूह का हिस्सा बनने के लिए गलत आदतें अपनाना। डैन एरियली बताते हैं कि लोग व्यक्तिगत निर्णय लेते समय सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होते हैं। जब आप किसी दान संस्था में जाते हैं और आपके सामने एक बॉक्स में पैसे डालने का अनुरोध किया जाता है, तो आप दूसरों को देखकर दान करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, भले ही आप ऐसा न करना चाहते हो। कक्षा में एक शिक्षक ने छात्रों से पूछा, क्या यह परीक्षा कठिन थी? पहले कुछ छात्रों ने कहा, हां, यह बहुत कठिन थी। बाकी छात्रों ने भी वही बात दोहराई, भले ही वे अलग सोच रहे हों। इसे ग्रुप थिंक कहा जाता है। हर इंसान चाहता है कि उसे समाज में स्वीकार किया जाए। इसके लिए वो सामाजिक मानदंडों का पालन करता है। उदाहरण, अगर सभी लोग एक खास तरह के कपड़े पहन रहे हैं तो आप भी वैसा ही पहनने लगते हैं। लोग सामाजिक मानदंडों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे दंड या आलोचना से बचना चाहते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम इसलिए मानता है क्योंकि उसे जुर्माने का डर होता है। इंसान दूसरों को देखकर उनकी नकल करता है। ये प्रवृत्ति बच्चों और किशोरों में ज्यादा देखी जाती है। उदाहरण, बच्चे अपने माता पिता का व्यवहार सीखते हैं। अगर माता पिता पढ़ाई को महत्व देते हैं तो बच्चे भी पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। जब एक मोहल्ले में लोग देख रहे थे कि उनके पड़ोसी बिजली की खपत कम कर रहे हैं, तो बाकी लोगों ने भी अपनी बिजली खपत कम करने की कोशिश की। इसे सामाजिक तुलना का प्रभाव कहा जाता है। एक अभियान में लोगों को बताया गया कि उनके पड़ोसी नियमित रूप से जिम जा रहे हैं। इससे अन्य लोगों को भी जिम जाने की प्रेरणा मिली। यदि लोगों को दिखाया जाए कि उनके दोस्तों और परिवार ने रक्तदान किया है, तो वे भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित होते हैं। रोहन और रीना की शादी थी। उनके माता पिता ने सोचा था कि शादी सादगी से होगी, लेकिन समाज के दबाव में उन्होंने महंगा आयोजन किया। बाद में उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। एक गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यक्ति ने घर घर जाकर लोगों को कचरा प्रबंधन के महत्व के बारे में बताया। धीरे धीरे जब एक मोहल्ले ने सफाई शुरू की, तो बाकी मोहल्लों ने भी इसका अनुसरण किया। सुमित का ऑफिस 6 बजे खत्म होता था, लेकिन उसके सहकर्मी देर तक रुकते थे। सुमित को भी ऐसा ही करना पड़ा ताकि वो समूह से अलग न लगे। जो भी सामाजिक मानदंड है, उनके पीछे के कारणों को समझें। हर चीज को आंख मूंद कर न माने। समाज की अपेक्षाओं से अधिक अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। दूसरों के कहने से प्रभावित होने के बजाय अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर बने। सामाजिक मानदंड हमारे व्यवहार को आकार देते हैं और हमें एक अनुशासित समाज में रहने की सुविधा प्रदान करते हैं। हालांकि हमें यह समझना चाहिए कि हर मानदंड का पालन करना जरूरी नहीं है। डैन एरियली की प्रेडिक्टेबली इरेशनल हमें यह सिखाती है कि हमें अपने निर्णयों में जागरूकता लानी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि कौन से मानदंड हमारे जीवन के लिए फायदेमंद है। हमारी प्राथमिकताएं दूसरों के व्यवहार से नियंत्रित हो सकती है। नैतिकता, मोरालिटी हमारे जीवन की वो दिशा है जो हमें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती है। यह हमें दूसरों के साथ न्यायपूर्ण और ईमानदार व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हमें नैतिकता से भटकाकर धोखाधड़ी, चीटिंग की ओर ले जाती है। डैन एरियली की प्रेडिक्टेबली इरेशनल में यह बताया गया है कि इंसान धोखाधड़ी क्यों करता है, कैसे वो अपने धोखे को सही ठहराता है और नैतिकता पर इसका क्या असर होता है। डैन एरियली ने कई प्रयोगों के जरिए यह समझाया कि लोग छोटे छोटे स्तर पर धोखाधड़ी करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। लोग छोटे स्तर पर धोखा देते हैं, जैसे किसी टेस्ट में नकल करना या किसी को उसकी जानकारी के बिना थोड़ा नुकसान पहुंचाना। उदाहरण, ऑफिस में प्रिंटर का इस्तेमाल व्यक्तिगत काम के लिए करना, सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों का समय बर्बाद करना।
लोग बड़ी धोखाधड़ी करने से डरते हैं क्योंकि इसमें पकड़े जाने का खतरा और नैतिक अपराध बोध बढ़ जाता है। उदाहरण, बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी, संगठित अपराध करना। लोग खुद को यह समझाने में माहिर होते हैं कि उनका गलत काम इतना बड़ा नहीं है। उदाहरण, परीक्षा में नकल करने वाला छात्र सोचता है, मैंने तो सिर्फ एक सवाल के लिए मदद ली। जब कोई स्थिति नैतिकता को धूमिल कर देती है तो लोग धोखाधड़ी करने में सहज महसूस करते हैं। उदाहरण, अगर हर कोई झूठ बोल रहा है तो मैं भी क्यों न बोलूं। अगर किसी समूह में धोखाधड़ी सामान्य हो जाती है तो अन्य लोग भी इसे स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण, ऑफिस में लोग फर्जी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो नया कर्मचारी भी ऐसा करना शुरू कर देता है। इंसान अंदर से असंतुष्ट महसूस करता है। लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। जब धोखाधड़ी का पता चलता है तो रिश्तों में तनाव आ जाता है। अगर धोखाधड़ी आम हो जाती है तो समाज में ईमानदारी का मूल्य कम हो जाता है। जब इंसान को यह महसूस होता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा तो धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण, अगर परीक्षा में निगरानी कम हो तो छात्र ज्यादा नकल करते हैं। आर्थिक समस्याओं के कारण लोग नैतिकता से समझौता करते हैं। उदाहरण, एक दुकानदार खराब सामान बेच देता है क्योंकि उसे मुनाफा चाहिए। लालच और लाभ की संभावना इंसान को धोखाधड़ी की ओर खींचती है। उदाहरण, एक कर्मचारी कंपनी के धन का दुरुपयोग करता है क्योंकि उसे अतिरिक्त पैसा चाहिए। रोहन एक किताब खरीदने की योजना बना रहा था। उसने देखा कि ऑनलाइन एक पायरेटेड संस्करण सस्ते में उपलब्ध है। उसे लगा कि यह बड़ा अपराध नहीं है क्योंकि हर कोई ऐसा करता है। लेकिन इस छोटे से कदम ने उसे और भी छोटे छोटे अनैतिक कार्यों की आदत डाल दी। रीना एक ऑफिस में काम करती थी। उसने देखा कि उसके सहकर्मी हर महीने झूठे बिल बनाकर पैसे ऐंठते हैं। शुरुआत में उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसने भी ये आदत अपना ली। जब कंपनी को इसका पता चला तो सभी पर भारी जुर्माना लगाया गया। एक स्कूल में परीक्षा के दौरान शिक्षक ने निगरानी कम कर दी। इससे छात्रों ने नकल शुरू कर दी। एक बार जब छात्रों को यह आदत लग गई तो वे हर परीक्षा में ऐसा करने लगे। इसने उनके आत्मविश्वास और वास्तविक शिक्षा को कमजोर कर दिया। बच्चों को शुरू से ही सही और गलत का फर्क सिखाया जाना चाहिए। उदाहरण, नैतिक कहानियां सुनाना, जैसे पंचतंत्र की कहानियां। हर प्रक्रिया को इतना पारदर्शी बनाएं कि किसी के लिए धोखा देना मुश्किल हो। उदाहरण, ऑफिस में ऑडिट प्रक्रिया को मजबूत बनाना। समाज में ईमानदार लोगों को सराहा जाना चाहिए। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने गलती से मिले पैसे लौटाए, उसे सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए। कानून और नियम सख्त होने चाहिए ताकि लोग डर से धोखाधड़ी न करें। उदाहरण, परीक्षा में कड़ी निगरानी और नकल करने पर कठोर दंड। नैतिकता और धोखाधड़ी हमारे समाज का हिस्सा है, लेकिन यह हमें तय करना है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। डैन एरियली की प्रेडिक्टेबली इरेशनल हमें यह सिखाती है कि हमें छोटे स्तर पर भी अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यही छोटे कदम हमारे व्यक्तित्व और समाज को आकार देते हैं। नैतिकता को बढ़ावा देना और धोखाधड़ी से बचना ही एक सच्चे और संतुलित जीवन का आधार है। मुफ्त चीजों के प्रति आकर्षण से बचें। तुलनात्मक खरीदारी में असली जरूरत पर ध्यान दें। स्वानुशासन पर काम करें। अपने निर्णयों को दूसरों के व्यवहार से प्रभावित न होने दें। छोटे गलत फैसलों से बचें। प्रेडिक्टेबली इरेशनल हमें यह सिखाती है कि हम अक्सर अपने फैसलों में तार्किक नहीं होते। ये किताब हमें अपनी आदतों और सोच को पहचानने का अवसर देती है ताकि हम बेहतर और समझदारी भरे फैसले ले सकें। दोस्तों, अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।